नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 2 क्लासेस में हम लोग आज अपना यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो है संबंधित हमारा संवातन से। संवातन का मतलब होता है कि वेंटिलेशन। अगर हम संवातन को इंग्लिश में देखा लें, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा, यानी कि हम अगर आम तौर पर घरों में बात करते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है, तो वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन वो चीज़ होती है कि हम कमरों में या फिर स्कूल कॉलेज जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो, रूम के अंदर की जो तापमान है और बाहर का जो तापमान है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, यानी कि अंदर की वायु बाहर जा सके, बाहर की वायु अंदर आ सके, यानी कि वायु का आदान प्रदान हो जाए, जिससे क्या ना हो, रूम में घुटन महसूस ना हो। ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है? संवातन, यानी कि वेंटिलेशन कहलाती है। देखते हैं कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वायु प्रवाहन भी कहते हैं। वायु प्रवाहन या वेंटिलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थान के भीतर की वायु की, यानी कि मान लो हम इस रूम को, मान लो कोई भी क्लासरूम वगैरह हो गया, तो उस रूम की वायु को, यानी कि उस रूम के अंदर जो वायु प्रेजेंट है उस वायु को पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित किया जाता है। अब पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित कैसे करते हैं, यानी कि बाहर की वायु को अंदर ले आया जाता है और अंदर की वायु को बाहर लाने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं या फिर जो क्षेत्र का निर्माण किया जाता है वो वेंटिलेशन कहलाता है। जिससे क्या हो, वहाँ की हवा साफ हो जाए, यानी कि स्वच्छ वायु हो जाए, ताजगी से भरी और स्वच्छ रहे। यह प्रक्रिया विभिन्न स्थानों में उपयोग की जाती है, जैसे कि निवासी इमारतें, यानी कि रहने की जो इमारतें होती हैं, यानी कि जो घर वगैरह होते हैं, व्यापारिक स्थल यानी कि दुकानें वगैरह, औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्री वगैरह, और स्वास्थ्य संबंधित यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी संस्थान होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ पे ये जो प्रॉपर टेक्निक है ये अपनाई जाती है। यानी कि ये जो संवातन ऐसी प्रोसेस होती है वेंटिलेशन, जो हर एक क्षेत्र में अपनाई जाती है, यानी जहाँ भी इंसान काम कर रहे हो, रह रहे हो, उन सभी एरिया में जहाँ की वायु स्वच्छ रहे, अंदर की वायु, यानी कि अगर रूम में बहुत सारे लोग हैं तो जब बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो उन लोगों की जो वायु है उस वह रूम में भरने लगेगी। अगर उस रूम में वेंटिलेशन नहीं है तो जैसे, यानी कि वहाँ के रूम को, वहाँ रूम की जो वायु है उसको बाहर जाने के लिए कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा, कोई मार्ग नहीं मिलेगा, तो वो उसी रूम में भरती रहेगी, जिससे क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है। इसके लिए ये संवातन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो क्या करती है कि अंदर की वायु को बाहर और बाहर की वायु को अंदर लाने का काम करते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि वो वायु क्या हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं कि यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, यानी कि संवातन को अपनाने के लिए संवातन कई तरीकों से किया जाता है, जिसमें हम लोग प्राकृतिक प्रवाहन यानी कि जो नेचुरल वेंटिलेशन होता है, और यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, दो टाइप के हैं। एक तो है हमारा नेचुरल और एक है मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो आमतौर पर विभिन्न तापमान यानी कि अलग अलग टेम्परेचर, गतिशीलता यानी कि मोशनल, और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता के लिए मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यानी कि हमें किस प्रकार का वेंटिलेशन का उपयोग करना है ये किस पे डिपेंड करता है कि वो जिस एरिया में लगाना है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की गतिशीलता कैसी, यानी यहाँ वहाँ पे कितने लोग आ जा रहे हैं, कितने लोगों का यूज़ होता है, और क्वालिटी किस तरीके की हमें चाहिए होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसका सिलेक्ट करते हैं, वेंटिलेशन को सिलेक्ट किया जाता है, वेंटिलेशन किस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो ये दो प्रकार के वेंटिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल और मैकेनिकल। फिर हम आगे बात करते हैं संवातन के सिद्धांत, यानी कि अगर हम वेंटिलेशन का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि संवातन का उपयोग कर रहे हैं, तो संवातन के लिए संवातन को सिलेक्ट करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमें कैसे संवातन का उपयोग करना है, संवातन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए प्रसार, यानी कि एक्सटेंस। प्रसार एक्सटेंस यानी कि फैलना, यानी कि संवातन ऐसा होना चाहिए, वेंटिलेशन के ऐसे प्रोसेस का हमें उपयोग करना चाहिए जिससे क्या हो, वह वायु को प्रसारित कर सके, यानी कि फैला सके। क्योंकि संवातन का काम भी यही होता है कि वो क्या करता है, वायु के एक जगह जो कलेक्ट की हुई है उसको बाहर निकालने और स्वच्छ वायु को अंदर लाने का काम करता है। तो ये क्या कर रहे हैं, वायु को फैला रहे हैं, यानी कि इस पर प्रसारित करने का गुण होना चाहिए। परिसंचरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का मूल रूप से मतलब होता है कि हवा को स्थानांतरित करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना हवा को, ताकि गर्मी यानी कि जो तापमान बढ़ा हुआ है और आर्द्रता यानी कि जो नमी है हमारी,
को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर सके। यानी कि संवातन क्या काम करता है, हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अगर गर्मी का क्षेत्र है, गर्मी का समय है, तो नमी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा। अगर नमी का समय है तो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम संवातन का उपयोग करते हैं। किसी भी समय पर स्थिर रहने वाली यानी कि परमानेंट रहने वाली हवा अलग होने लगती है, एक प्रक्रिया है जिसे स्तरीकरण कहा जाता है। यानी कि जब किसी समय पर हवा एक ही जगह रह रही है, यानी कि उस हवा को बाहर जाने के लिए, कहीं से दूसरे क्षेत्र पे जाने के लिए अगर स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तरीकरण कहा जाता है। यानी कि किसी भी समय स्थिर रहने वाली हवा अलग होने लगती है। और यह हवा के तापमान और संरचना यानी कि हवा का जो टेम्परेचर है और उसका जो घटक है यानी कि संरचना यानी कि जिससे हवा मिलके बनी होती है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था स्वास्थ्य के बारे में, जब हम लोगों ने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था हवा के घटकों के बारे में, यानी कि वायु के जितने भी घटक होते हैं, वायु के घटकों के बारे में बात की थी, जिसमें 5 सबसे इम्पोर्टेंट घटक थे। कौन कौन से थे? हमने जल वाष्प देखा था, यानी कि पानी की बूंदे, धूल के कण, धूल धुआं, धूल के कण, और हमने बात की थी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन की। तो ये क्या होते हैं, वायु के 5 इम्पोर्टेंट घटक होते तो कई सारे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो इन्हीं 5 को गिना जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि ये हवा के तापमान यानी कि वायु का जो टेम्परेचर होता है और वायु की जो संरचना होती है, दोनों को प्रभावित करती है। यानी कि जब हम हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको पहुंचाने में वायु के जो घटक है वो बदलते रहते हैं, वायु का जो तापमान है वो बदलता रहता है। अब कैसे बदलता है, यानी कि जब अगर हम एक रूम की बात करें, एक रूम में बहुत ज़्यादा सफोकेटेड है, यानी कि उस रूम में बाहर निकलने के लिए, हवा के जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ना उसमें कोई खिड़की है, ना ही कोई वेंटिलेशन के लिए अलग से कुछ बना हुआ है। तो उस रूम में रहने वाले जो लोग होंगे, अगर उस रूम में 2 लोगों को बिठा दिया जाएगा, तो उस रूम में हवा आने के लिए, ऑक्सीजन को आने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जो एक गेट लगा हुआ है, अगर उसको भी बंद कर देंगे तो उस रूम में हवा आने के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो उस रूम में जब तक वायु भरी हुई होगी, ऑक्सीजन भरी हुई होगी, उस ऑक्सीजन का यूज़ वो दोनों लोग कर लेंगे। लेकिन जब उस ऑक्सीजन का यूज़ वो लोग करते जाएंगे, तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो उस रूम में क्या हो जाएगा, जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उतनी ऑक्सीजन का यूज़ वो दोनों लोग कर लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब वो दोनों लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए मिलेगी नहीं, और ऐसी स्थिति में उस रूम में CO2 की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अवस्था में भर जाएगी। अब उस रूम में CO2 इतनी ज़्यादा भर जाएगी कि उन लोगों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाएगी और उनको सफोकेटेड होने लगेगा। इससे क्या हो जाएगा कि उस रूम का जो वायु का कंपोनेंट है वो ये तो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, वायु की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, वायु के घटकों में परिवर्तन हो गया। कब? जब रूम में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, ऐसी स्थिति में। इसके लिए क्या होना चाहिए, वायु में प्रसारित करना, संवातन में वायु को प्रसारित करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि वायु को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा तो उसके कंपोनेंट क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। अगर अब उसी रूम में वेंटिलेशन लगा दिया जाए तो अंदर की जो वायु है वो बाहर निकलती जाएगी और शुद्ध वायु अंदर आती जाएगी। तो दोनों लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते रहेंगे वो बाहर चली जाएगी और बाहर से जो ऑक्सीजन है वो उन दोनों को मिलती रहेगी। तो उसमें जो वायु का बैलेंस है वो बना रहता है। इसमें थर्मल लेयरिंग और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण गैसों की कमी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अगर वायु को प्रसारित नहीं किया जाए तो जैसे अभी हमने देखा, ऑक्सीजन की तो कमी होती चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए संवातन में पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वायु को प्रसारित करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की। फिर दूसरा है एयर एक्सचेंज। एयर यानी कि हवा, वायु, एक्सचेंज यानी कि आपस में बदलना। एयर एक्सचेंज सर्कुलेशन के समान है, यानी कि एयर एक्सचेंज सर्कुलेशन के जैसा ही होता है। अभी हमने प्रसारित देखा, यानी कि फैलाना एक जगह से दूसरी जगह तक, और एक्सचेंज भी क्या होता है, आपस में अदला बदली करना, बदल देना। तो ये इसी के जैसा लग रहा है लगभग। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, अंदर से बाहर की वायु, बाहर से अंदर की वायु क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जो एयर एक्सचेंज होता है ये इसी सर्कुलेशन के समान होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, यानी कि लेकिन पूरी तरीके से इसके समान नहीं होता है। एयर एक्सचेंज एक खुला वेंटिलेशन सिस्टम है।
का अर्थ है कि बंद क्षेत्र की हवा को बाहर लाना ताकि वहाँ पहले से मौजूद हवा को बदला जा सके। इस प्रक्रिया में हवा भी इधर उधर घूमती रहती है और जिससे परिसंचरण बनता है। तापमान, गैस विनिमय और आर्द्रता सभी विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि ये जो एयर एक्सचेंज होता है ये ओपन सिस्टम के फॉर्म में काम करता है और ये तो क्या था, क्लोज की फॉर्म में। ये तो था क्लोज और ये है ओपन की फॉर्म में। कैसे? यानी कि एयर एक्सचेंज का क्या मतलब है कि अंदर की वायु बाहर आ रही है, बाहर की वायु अंदर जा रही है। यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अब वो एक्सचेंज कब पॉसिबल होगा? अगर हमें इस रूम से बाहर कोई चीज़ लेके जानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बीच में कोई गेट लगा हुआ होगा या फिर कोई खिड़की वगैरह होगी, वो खुली होगी, तभी हम रूम से बाहर जा पाएंगे या बाहर से कोई अंदर आ पाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, वो डोर ओपन होना चाहिए। तो एयर एक्सचेंज कब पॉसिबल है, जब सिस्टम कैसा हो, ओपन हो। जब सिस्टम पूरी तरीके से ओपन रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रसारित करने के लिए या फिर अगर कोई सिस्टम बंद है, अगर कोई सिस्टम बंद है, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया था कि रूम में 2 लोगों को रखा है और खिड़की वगैरह कुछ नहीं है, जो डोर था वो भी हमने लॉक कर दिया, तो वहाँ पे एयर को लाने के लिए कोई सोर्स नहीं बचेगा, ना हम किसी तरीके से ला पाएंगे। तो वो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। यानी कि एयर एक्सचेंज कब हो सकता है, जब वो सिस्टम कैसा हो, ओपन हो। ओपन होगा तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाहर से हवा को ला सकते हैं। ये तो था हमारा एक्सचेंज, एयर एक्सचेंज। फिर हम लोग आगे देखते हैं, तीसरा है खुली व बंद प्रणालियाँ। सेम वही है, वहाँ पे हम लोगों ने ओपन और क्लोज के एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लिया। अब हम समझते हैं कि ओपन और जो क्लोज सिस्टम है वो क्या होता है। ग्रो रूम या फिर ग्रीन हाउस के अंदर सिद्धांत समान रहते हैं। यह सब एक नियंत्रित क्षेत्र में पौधे उगाने के बारे में है। यानी कि हम लोग जब बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन गैस या फिर कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, सुना होगा। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेज होती है। वो क्या होता है ग्रीन हाउस गैस, एक कांच का बना हुआ घर रहता है या फिर कोई भी फैक्ट्री वगैरह बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसमें वायु का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, वायु अंदर आती रहती है और वो पौधे वृद्धि करते हैं। पौधों को बढ़ने यानी कि उनकी ग्रोथ के लिए और उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में हम उन्हें क्या देते हैं, लाइट यानी कि सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि पौधों को बढ़ने के लिए अगर वो ग्रीन हाउस जो गैसेज होती है, जो ग्रीन हाउस बना हुआ होता है, उसमें पौधों को बढ़ने के लिए एक तो सूर्य का तापमान पूरी तरीके से मिलता है और उन्हें प्रॉपर पानी दिया जाता है। पौधे प्रकाश लेते हैं यानी कि लाइट की प्रेजेंट में पानी को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। और वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, CO2। और वे इस ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए प्रकाश और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इन 4 घटकों को उपयोग करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट सभी पौधों के बढ़ने और उनको विकसित होने के लिए बुनियादी निर्माण खंड के रूप में काम करते हैं। यानी कि किसी भी पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, उनको सांस लेने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए 4 घटकों की आवश्यकता होती है। अब वो 4 घटक कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट और चौथा हो गया हमारा प्रकाश। यानी कि सनलाइट, पानी हो गया, पानी के लिए पानी की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ले लिया, CO2 हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गई। अब इन 4 गैसों के उपयोग से यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब ये एनर्जी क्या करती है, उन पौधों को बढ़ने में, उनको ग्रोथ करने में, उनका डेवलप होने में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करने के लिए श्वसन नामक प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और आवश्यकता पड़ने पर श्वसन से पौधे के लिए ऊर्जा निकलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एनर्जी प्राप्त करते हैं। और जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में प्राप्त की जाती है, ATP की फॉर्म में। यानी कि ऊर्जा को प्राप्त करने का, एनर्जी को प्राप्त करने का फॉर्मूला कौन सा होता है, ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो यानी कि जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो ATP के रूप में प्राप्त की जाती है। और इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, श्वसन। जब हवा स्थिर होती है तो इन प्रक्रियाओं से पत्ती इंटरफेस क्षेत्रों में गैसों का असंतुलन हो जाता है और पौधे के करीब आर्द्रता यानी कि जो नमी होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और सूर्य
या फिर अन्य प्रकाश स्रोत द्वारा छोड़े गए प्रकाश या उज्ज्वल ऊर्जा से गर्मी होती है। यानी कि जब हवा स्थिर होती है, यानी कि जब हवा नहीं चलती है, तो जब हवा नहीं चलती तो उस टाइम जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उन पेड़ पौधे की जो पत्तियां वगैरह होती हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, क्योंकि जब हवा नहीं चल रही हो तो पत्तियों को भी सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल रही। अब उन लोग को अगर हवा नहीं मिल रही है तो वो क्या करती है, अपने अंदर जो नमी प्रेजेंट होती है उनको छोड़ना शुरू करती है, यानी कि अपने अंदर जो नमी प्रेजेंट है, उनके अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसके द्वारा वो सांस लेना प्रारंभ करती है। और अगर उन्हें सूर्य या फिर अन्य कोई प्रकाश स्रोत नहीं होता है तो उनकी उपस्थिति में वो लोग क्या करती है, अपने अंदर की जो आर्द्रता है उसमें वृद्धि करने लग जाती है, या फिर सूर्य की जगह और कोई दूसरा प्रकाश स्रोत मिल जाए या फिर कोई दूसरी सनलाइट या ट्यूबलाइट या कुछ भी हो जाए जिससे उनको लाइट सनलाइट मिल रही है, तो उससे वो क्या करती है, अपनी एनर्जी से गर्मी प्राप्त करती रहती है। फिर है संवातन की विधियाँ, यानी कि संवातन यानी कि वेंटिलेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी हमने देखा था वेंटिलेशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि वेंटिलेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं, यानी कि वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों ने 3 बातें देखी। वेंटिलेशन में प्रसारित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वायु को फैलाने की क्षमता होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि उसमें एयर एक्सचेंज मेथड होनी चाहिए, यानी कि वायु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए। अब वायु अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो उसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, क्लोज होती है, यानी कि अगर वायु एक्सचेंज हो रही है तो वो क्लोज फॉर्म में होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लोज और बंद सिस्टम, और वो देखा था हम लोगों ने पेड़ पौधों में। फिर हम लोग आगे देखते हैं संवातन की विधियाँ, यानी कि वेंटिलेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वायु संचार, यानी कि नेचुरल वेंटिलेशन। अब नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, प्राकृतिक स्रोतों में स्वच्छ वायु या स्वच्छ हवा की निरंतर आपूर्ति लेना वेंटिलेशन का आदर्श स्रोत होता है। यानी कि जब भी हम प्राकृतिक स्रोतों की बात करें, यानी कि जो भी नेचुरल सोर्सेज है जिसमें क्या होता है, जिसमें वायु नेचुरल रूप से प्रेजेंट है, जो यानी कि नॉर्मली वायुमंडल की वायु होती है, वायुमंडल में जितनी भी वायु प्रेजेंट है अगर हम उसको नेचुरली ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या है, वेंटिलेशन का आदर्श स्रोत है, यानी कि आइडियल स्रोत माना जाता है। हालांकि आधुनिक घरों जो ऊर्जा कुशल बनाने के लिए सील कर दिया है, इसलिए प्राकृतिक वेंटिलेशन समाधान को शामिल करना फायदेमंद है ताकि ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की जा सके। आप इसे खिड़की के नियंत्रण के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो इमारत या उसके आसपास उत्पन्न बाहरी वायु दबाव का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि जब हम नेचुरली तरीके से कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हवा प्राप्त करने के लिए, तो वो जो प्रोसेस अपनाते हैं तो होती है हमारी नेचुरल वेंटिलेशन। अब नेचुरल वेंटिलेशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, खिड़की, यानी कि अगर हम घरों में इमारतों में अगर खिड़कियों का उपयोग करें तो खिड़की के माध्यम से जो बाहर की हवा है वो अंदर आ सकती है, अंदर की हवा बाहर जा सकती है, बाहर से शुद्ध हवा घर में आ रही है, घर की जो दूषित हवा है वो बाहर जाए, यानी कि क्या हो रहा है, एयर एक्सचेंज हो रहा है। तो यानी कि इसमें उसका कौन सा गुण आया, कौन सा सिद्धांत यूज हुआ, एयर एक्सचेंज, ये क्वालिटी आ गई इस संवातन में है। तो नेचुरल संवातन क्या, नेचुरल संवातन में एयर एक्सचेंज की क्वालिटी पाई जाती है। विद्युत नियंत्रण सार्वजनिक भवनों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें मौसम के मिजाज, फायर अलार्म को पहचानने, आवश्यकता अनुसार खोलने या बंद करने में सक्षम स्मार्ट तकनीक की सुविधा हो सकती है। अगर हम नेचुरल वेंटिलेशन के लिए अगर विद्युत का कंट्रोलिंग करें, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करें वेंटिलेशन के लिए, तो वो भी ज़्यादा उपयोगी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल या जितने भी हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं, इनमें क्या होता है, अलार्म की सुविधा होती है, यानी कि कब उस वेंटिलेशन का उपयोग करना है कब नहीं करना है, इनका क्या होता है, एक प्रॉपर पीरियड सेट किया होता है, यानी कि इनका प्रॉपर टाइम सेट किया होता है। उतने टाइम के बाद ये उनको खोलना है, कब बंद करना है, इसमें पूरा जो टेक्निक है वो सेट की हुई होती है। तो जिससे पता चल जाता है कि हमें इससे प्राकृतिक ये जो नेचुरल वेंटिलेशन है इसका उपयोग कब करना है। फिर दूसरा है यंत्रीकृत पंखे, यानी कि जितने भी मैकेनिकल फैंस होते हैं, मैकेनिकल फैंस लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में वगैरह छोटे छोटे पंखे लगे होते हैं दीवारों पे। वो क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं तो रूम की जो वायु है वो बाहर निकलती जाती है, नई वायु अंदर आती जाती है, तो वो भी क्या करे, एक तरीके से वेंटिलेशन का काम कर रहे हैं। खिड़की तो है हमारी नेचुरल, लेकिन अगर हम पंखों का यूज़ करें वो भी क्या कर रहे हैं, वेंटिलेशन में
मदद कर रहा है। कुछ मामलों में भवन के डिजाइन और स्थान के कारण प्राकृतिक वेंटिलेशन समाधान संभव नहीं है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ घर ऐसे बने होते हैं जैसे हम लोग घरों में खिड़कियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियों होती है फैक्ट्रियों में ज़्यादा खिड़कियों का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे किन का उपयोग किया जाता है, इन पंखों का उपयोग किया जाता है जो वेंटिलेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। इसलिए स्वच्छ हवा को इंजेक्ट करने के लिए, यानी कि स्वच्छ हवा को तो अंदर आने के लिए, और बासी ऑक्सीजन यानी कि जो दूषित हवा हो गई है उसको बाहर निकालने के लिए यंत्रीकृत प्रणालियों की आवश्यकता होती है, यानी कि मैकेनिक्स, यानी कि हमने जो देखा था 2 टाइप, नेचुरल और मैकेनिकल, तो ये मैकेनिकल का टाइप है, यानी कि तो इन मैकेनिकल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। ये जो पंखे होते हैं आमतौर पर सीधे खिड़कियों या वायु नलिकाओं में लगाए जाते हैं। आंतरिक हवा को पंखे के माध्यम से नियंत्रित करके निकाला जाता है, यानी कि जो रूम के अंदर की हवा होती है जो कैसे हो गई है, दूषित हो गई है, उसको बाहर निकालते हैं इन पंखों के माध्यम से। और यदि वांछित हो तो आवश्यक, अगर हम चाहते हो तो जो आवश्यक जलवायु के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसे बाहर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आर्द्र स्थितियों में, यानी कि जो नमी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, में कणों की घुसपैठ को कम करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, जबकि संक्षेपण को कम करने के लिए ठंडी अवधि के दौरान कणों को घुसपैठ से रोकने की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो वेंटिलेशन की प्रोसेस है इसको हम कैसे अपने अनुसार, जलवायु के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे आर्द्र स्थितियाँ होती है, यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है जिसमें क्लाइमेट पूरा नम हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, तो उस टाइम हमें इसकी आवश्यकता थोड़ी कम रहती है। किसके कंपैरिजन में, जब कैसा हो, ठंडी के मौसम की बजाय गर्मी का मौसम हो। यानी कि हम लोग क्या बात करें, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जो गर्मी है तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो सफोकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा सुविधा चाहिए होती है। तो हम मैकेनिकल फैंस को अपने अनुसार, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार बाहर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आपूर्ति वेंटिलेशन। इसके विपरीत आपूर्ति वेंटिलेशन इमारत पर दबाव डालकर पंखे के माध्यम से बाहरी ऑक्सीजन के कणों को अंदर धकेलने का काम करता है। यानी कि ये जो आपूर्ति वेंटिलेशन होता है, पहला हमने देखा था नेचुरल खिड़की वाला, फिर दूसरा हमने देखा था पंखों के माध्यम से। अब इसमें क्या होता है, आपूर्ति वेंटिलेशन में जो इमारत होती है, यानी कि जो भी बिल्डिंग वगैरह है, उसकी दीवारों पर जो हम फैन लगाते हैं, फैन लगा रहे हैं, तो वो फैन क्या करते हैं, पंखे के माध्यम से क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं दीवारों पर। यानी कि जो बिल्डिंग की दीवार होती है उस पर वो फैन क्या करता है, प्रेशर डालकर जो बाहर की जो ऑक्सीजन होती है उनको अंदर भेजने का काम करते हैं। फिर हवा, यानी फिर जो वायु होती है इमारत की दरारों, दरवाज़ों, खिड़कियों या फिर विशेष रूप से निर्मित नलिकाओं और झरोखों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो पंखे लगाए जाते हैं वो पंखे दीवारों पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालने के बाद जो अंदर की बाहर की वायु है वो उनको अंदर भेजा जाता है। फिर जब बाहर की वायु अंदर भर दी जाती है या आ जाती है तो अंदर जितने भी दूषित कण होते हैं वो क्या करते हैं, रूम के अंदर की जितनी भी दीवारें, खिड़कियाँ, वो उन पर प्रेशर डाल के उन कणों को बाहर भेजती है। और पंखा क्या करता है, सही की दीवार, यानी कि अच्छी जो हवा होती है, वायु होते हैं, उनको अंदर भेजता है। यानी कि ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके से एयर एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें भी कौन सी क्वालिटी दिख रही है, एयर एक्सचेंज की। यानी कि जो दूषित वायु है उनको इमारत की दीवारें, खिड़कियाँ वो बाहर भेज रही है, और जो बाहर के कण है वो पंखे के माध्यम से अंदर आ रहे हैं। आमतौर पर लिविंग रूम, यानी कि जो रूम रहने का होता है, और शयन कक्ष, सोने के कक्षों में इनका डिज़ाइन घर में हवा की बेहतर गुणवत्ता, यानी कि अच्छी क्वालिटी की वायु, धूल यानी कि मिट्टी या फिर अन्य प्रदूषकों, दूसरे जितने भी प्रदूषक होते हैं जो हवा को दूषित करते हैं, उनको फिल्टर करने का काम करती है। यानी कि ये जो आपूर्ति वेंटिलेशन है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो नॉर्मली जो लोग बेडरूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो, रूम में या फिर घरों में अच्छी क्वालिटी की हवा मिल सके, वायु फिल्टर होके आ सके, और जिससे क्या हो, उसमें धूल के कण भी प्रेजेंट ना हो। हालांकि अगर सही ढंग से स्थापित नहीं किया जाए, अगर ये जो आपूर्ति वेंटिलेशन है अगर ये सही तरीके से नहीं लगाए जाए तो ये ठंडे तापमान में अत्यधिक नमी भी पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर इनको सही ढंग तरीके से व्यवस्थित नहीं करें तो ये क्या कर सकते हैं, कभी कभी अगर नम टेम्परेचर होता है, यानी कि ठंडे तापमान को ये और ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। कौन, आपूर्ति वेंटिलेशन। फिर अगला है संतुलित वेंटिलेशन, यानी कि बैलेंस्ड वेंटिलेशन। बैलेंस्ड वेंटिलेशन
अब अगला वेंटिलेशन है निकास और आपूर्ति। निकास और आपूर्ति वेंटिलेशन के संभावित नुकसान का मुकाबला करने के लिए अधिक संतुलित डिजाइन लागू किए जाते हैं, जो न तो इमारतों पर दबाव डालते हैं और न ही इन पर दबाव को कम करते हैं। यानी कि आपूर्ति वेंटिलेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, बाहर से जो पंखे हो रहे थे वो लोग अंदर दबाव डाल रहे थे और अंदर की जो दीवारें खिड़कियाँ थी वो बाहर दबाव डाल रही थी, जिससे क्या हो रहा था, इन दबाव के माध्यम से एयर एक्सचेंज हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, ना ही कोई दबाव डाला जाता है बाहर से, ना ही दबाव डाला जाता है अंदर से, ना ही कोई दबाव होता है उसको कम करते हैं या फिर बढ़ाया जाता है। इसके बजाय वे कमरे के चारों ओर प्रभावी स्थिति में कम से कम 2 पंखे या फिर 2 डक्ट सिस्टम लगाकर समान स्तर की हवा डालने और बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के जो वेंटिलेशन होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, जैसे रूम में या फिर जो खिड़की वगैरह रखी है रूम की, उसमें एक बड़ा सा पंखा लगा लिया और उसी पंखे के पीछे डक्ट सिस्टम होता है। यानी कि जितने भी अगर रूम में घर वगैरह हैं, हमारे घर के जितने भी रूम्स वगैरह हैं, उन सब के जितने भी फैंस लगे होते हैं खिड़कियों पे, उन सभी को आपस में एक डक्ट के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। अब उन डक्ट के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और उसमें से अच्छी हवा छोड़ी जाती है और उसी से जो दूषित हवा है वो बाहर निकाली जाती है। यानी कि बाहर भी उसी से निकालते हैं, अंदर भी उसी से निकालते हैं। क्या हो रहा है, हम बराबर क्या कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। तो अगर बैलेंस से वेंटिलेशन हो रहा है तो वो वेंटिलेशन कौन से, हमारा संतुलित वेंटिलेशन। फिर अगर हमारा अगला है धुआं वेंटिलेशन। यह वेंटिलेशन है कि विशेष रूप से सार्वजनिक भवनों के संबंध में, यानी कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स होती है, आग लगने की स्थिति में धुआं वेंटिलेशन प्रदान करना कानून द्वारा आवश्यक है। यानी कि जितने भी सार्वजनिक स्थल वगैरह होते हैं या फिर सार्वजनिक हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया या फिर और कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, अगर वहाँ पे कभी आग लगने की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में, यानी कि आग लगने की स्थिति को दूर करने के लिए कानून के द्वारा ही क्या धुआं वेंटिलेशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। यानी कि हर सार्वजनिक स्थल पर ये वेंटिलेशन, इस प्रकार का वेंटिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए ही चाहिए। ऐसा करने से गाढ़े संघनित धुएं को हटाने में मदद मिलती है। यानी कि ऐसी स्थिति में ये कब आवश्यक होता है, यानी कि अगर बाई चांस मान लो कभी कोई आग वगैरह लग जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो जब बहुत ज़्यादा अगर धुआं ना भरे उस जगह पे, उसको कम करने के लिए और उसको हटाने के लिए ये वेंटिलेशन मदद करता है, जो आग लगने पर सबसे बड़ा घातक होता है और फंसे हुए निवासियों को एक स्पष्ट रूप से भागने में मार्ग प्रदान करता है। यानी कि अगर ये धुआं वेंटिलेशन लगा हुआ है किसी बिल्डिंग में, सार्वजनिक बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो अगर वहाँ पे आग लगी हुई है तो जब वहाँ पे बहुत अधिक धुआं ना भरे तो वो क्या करता है, धुएं को आसानी से बाहर निकाल सकता है और लोगों को बाहर निकलने में मदद कर सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यदि कुछ ऐसा होता है जिससे हमें एल्जे प्लेटली में अन्य प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रणालियों के विस्तृत श्रृंखला के साथ लागू कर सकते हैं। यानी कि ये जितने भी हम नेचुरल वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं या फिर जितने भी मैकेनिकल वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं, ये क्या करते हैं आम तौर पर, यानी कि हमारी जो साधारण ज़िंदगी होती है उसमें भी मदद करते हैं। तो हमारा ये जो वेंटिलेशन वाला चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संवातन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यानी कि कितने टाइप के संवातन का हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर संवातन के लिए हमें कौन सी टेक्निक्स का उपयोग करने की क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने इनके सिद्धांत के बारे में देखा, या फिर हम लोगों ने उसकी विधियों के बारे में देखा, जिसमें एक हमने नेचुरल देखा, मैकेनिकल देखा, फिर आपूर्ति, बैलेंस्ड और धुआं वेंटिलेशन देखा था। और इसी के साथ हमारा ये जो वेंटिलेशन वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ हमारी जो यूनिट फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट क्या है हमारी, हमने बताया था यूनिट फर्स्ट हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट से संबंधित है, जिसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में देखा था। स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोगों ने कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट जल, अब जल प्रणाली जो होती है, अपशिष्ट जल को परिवहन करने की जो प्रणालियाँ होती है, और फिर सबसे लास्ट में हम लोगों ने वेंटिलेशन के बारे में देखा। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट फर्स्ट थी ये भी कंप्लीट हो गई है। फिर अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नई यूनिट सेकेंड। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और अब धन्यवाद।